नोट करिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसमें लिखिएगा द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन, फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन free from any electric field, the phenomena of making a region free from any electric field, free from any electric field, free from any electric field is called electrostatic shielding, is called electrostatic is called electrostatic shielding. Full stop. It is based on the fact that it is based on the fact that it is based on the fact that electric field vanishes inside the cavity of a hollow conductor. Based on the fact that electric field vanishes, electric field vanishes inside, electric field vanishes inside the cavity of a hollow conductor, inside the cavity of a hollow कंडक्टर। ठीक है, बस इतना नोट करिएगा कि अगर कोई भी द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर किसी भी रीजन को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करना है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाने वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि इनसाइड अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वही चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई हॉलो कैविटी बनाएंगे, तो हॉलो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो होगा कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस, वैनिशेस मतलब खत्म हो जाता है इनसाइड द कैविटी ऑफ अ हॉलो कंडक्टर। एक हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है, ये फंडा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आप देखिएगा इसके एक दो एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो पहला लिखेंगे एप्लीकेशन applications of electrostatic applications of electrostatic shielding। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसकी एप्लीकेशंस जरा देखिएगा। फर्स्ट है इन अ thunderstorm, in a thunderstorm accompanied by lightning, जिसमें बहुत तेज आंधी तूफान आए और बिजली भी कड़क रही हो, उस केस में
It is safest to sit inside a car. It is safest to sit inside. It is safest to sit inside a car rather than near a tree or on the open ground. Rather than near a tree or on the open ground. Or on the open ground. और एक चीज लिख लीजिए यहाँ पर, द मेटालिक बॉडी of the car becomes an the metallic body of the car becomes the metallic body of the car becomes an electrostatic shielding from lightning. Becomes an electrostatic shielding from lightning. देखिए क्या है, हमने कहा कि जैसे बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है और लाइटनिंग मतलब बिजली भी कड़क रही है, तो उस केस में इट इज सेफेस्ट टू सिट इनसाइड अ कार rather than near a tree or on the open ground. तो उसमें क्या है कि कार के अंदर बैठना सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर बिजली कड़क रही है बहुत ज्यादा और आप कार के अंदर बैठे हुए हैं तो आप सेफ हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कार जो होती है, कार की पूरी जो बॉडी है वो मेटल की बॉडी बनी रहती है। तो मेटल जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मतलब सोचने में तो एकदम से ऐसा लगता है कि कार जो है, कार पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। कार पर अगर बिजली गिरी, कार पर अगर लाइटनिंग ने स्ट्राइक करा अगर तेजी से, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी कार जल जाएगी और वो बिजली उस पर आकर गिरेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें भी करंट लगेगा और हम मर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कार की पूरी बॉडी जो है वो मेटल की बनी रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो पूरा का पूरा जो उसका आउटर सरफेस है वो मेटल का है, वो कंडक्टर है। और कंडक्टर के अंदर जो एरिया है वो अंदर एरिया खुला है, हॉलो एरिया है। तो वो जो हॉलो एरिया है वो क्या हो गया? वो एक तरह से क्या हो गया? एक कंडक्टर के अंदर बनी हुई कैविटी मतलब ओपन स्पेस। और उस कैविटी में हम बैठे हुए हैं, तो बिजली अगर कार के ऊपर गिर भी जाएगी तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं कार। समझ गए आप लोग? सर आग भी नहीं लगेगी गाड़ी में? हाँ, आग तो लग जाएगी ना? कुछ नहीं लगेगा, गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, वैसी की वैसी रह जाएगी। बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। अगर बिजली गाड़ी के ऊपर गिर गई तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा का पूरा पाथ ही नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि कंडक्टर जो है, अगर मान लीजिए मैं किसी भी कंडक्टर की बात करूँ, हमारी बॉडी है वो भी कंडक्टर है। अगर मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, जो इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर्स जा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम वायर्स को पकड़ लें तो हम मरेंगे या बच जाएंगे? क्या सर? अगर कोई इलेक्ट्रिक पोल्स से इलेक्ट्रिक वायर्स जा रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं उसको पकड़कर लटक जाऊं, वायर्स पर सर लटक बच जाऊं, जाएंगे रीजन सर, क्योंकि बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा तार के जितना हो जाएगा और जब जमीन पे होंगे तो वो डिफरेंस में चेंज होगा, तब करंट लगेगा, हवा में नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कि अगर हम हवा में हैं तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को कंडक्शन के लिए पाथ ही नहीं मिलेगा। पाथ कब कब मिलेगा? अगर मेरी बॉडी ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाए। अगर मेरे पैर हवा में है, तो इसका मतलब कि मैं एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा हूँ। मेरे पैर अगर हवा में है तो मुझे करंट नहीं लगेगा। और हाँ, अगर मेरे पैर वो ग्राउंड पर टच हो जाए तो फिर पूरी की पूरी बॉडी के थ्रू करंट पास हो जाएगा, फिर हम मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। लेकिन कभी कभार सर कबूतर बैठते हैं सर, वो तो जल जाते हैं।
कहाँ जलते हैं, कबूतरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। नहीं सर, बहुत बार तो शौक से मरे हुए होते हैं, मतलब तो कबूतर या कौवा जो भी वो हो। कोई और रीजन होता होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं मरते वो, है ना। ऐसा हो सकता है कि दो वायर आपस में टकरा गए, दो वायर आपस में टकरा गए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, उससे स्पार्किंग हुई, उसकी वजह से वो मर गए। यस सर, जब दो वायर पकड़ के वो बैठते हैं तब मर जाते हैं। तब तब मर जाएंगे, फिर तो स्पार्किंग होगी। समझ गए, समझ गए यस हाँ सर। clear? सर, यस। ठीक है। अब एक और टॉपिक, इसमें एक और एप्लीकेशन लिख लीजिए इसका। तो कार जो है ना, कार एक हॉलो कैविटी की तरह बिहेव करेगी, तो जब हॉलो कैविटी होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ही नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फिर कितनी भी बिजली गिरती रहे उसको पाथ ही नहीं मिलेगा ट्रैवल करने का, क्योंकि बीच में तो खाली स्पेस है, तो उसको पाथ ही नहीं मिलेगा, उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, आप क्या करिए, वो जो बीच वाला पोर्शन है, उस बीच वाले पोर्शन में आप पूरी तरीके से लोहा 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 वो सब भर दीजिए, मेटेलिक पोर्शन, तब उसको पावर मिल जाएगा, तब वो बढ़ जाएगा। मोरोवर उसमें दूसरा काम भी हो रखा है, ये जो टायर्स हैं वो टायर्स रबर के हैं, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो उसको अर्थिंग मिल ही नहीं पाएगी किसी भी तरीके से। समझ गए, समझ गए कि नहीं, बताओ, क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब देखिएगा अगला पॉइंट, देखिएगा sensitive components of electronic devices, sensitive components of sensitive components of electronic devices are protected or shielded, are protected or sensitive components of electronic devices are protected or shielded from external electric disturbances, from external electric external electric disturbances external electric disturbances by placing metal sheets around them, by placing metal shields around them. तो कोई भी अगर सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेरे पास, जो बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब जरा सा भी अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज्यादा गर्मी बढ़े या ज्यादा सर्दी बढ़ जाए, तो उसमें उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर काफी फर्क पड़ता है, वो काफी सेंसिटिव है। तो उनके चारों तरफ मेटल का बॉक्स बना दिया जाता है, मेटल के बॉक्स के अंदर उसको एनक्लोज करके रख देते हैं। उससे होता क्या है, मेटल बॉक्स के अंदर एक हॉलो कैविटी बन जाती है, मतलब एम्प्टी स्पेस बन जाता है, और एम्प्टी स्पेस बन जाता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पर कोई भी फर्क पड़ने वाला होता, तो वो उस चीज को हमने पहले से ही नलीफाई कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कभी भी अगर पूछी जाती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के साथ साथ उसके एक या दो एप्लीकेशन पूछ लिए जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते तो आप खुद से जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, कैपेसिटेंस। क्लियर है ना इतना जो बताया आपको? यस सर। ठीक है जी। अब नोट करें नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल। यस सर। ओके, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor, electrical capacitance of a conductor. Electrical capacitance of a conductor. लिखिएगा, the electrical capacitance of a conductor
The electrical capacitance of a conductor is the measure, MEASUR is the measure the electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charge, of its ability to hold electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर किसी डिवाइस में स्टोर करा जाता है या सेव किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो वो कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो उसे होल्ड किया कैसे जाता है? हाँ बताओ क्या चीज, दोबारा बोलो। सर उसे होल्ड किया कैसे जाता है, कैसे होल्ड करते हैं चार्ज? हाँ उसको होल्ड कैसे किया जाता है, काफी सारी टेक्निक्स होती है होल्ड करने के लिए। जैसे आपने बोला कि अगर आपको ध्यान हो, कभी अगर आपके घर का जो सीलिंग फैन है, अगर सीलिंग फैन कभी खराब हुआ हो तो सीलिंग फैन के अंदर मतलब या थोड़ा चलना धीमा हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई हो, तो सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रिशियन आता है वो आते ही उसका कंडेंसर चेक करता है। और कंडेंसर ऐसा होता है, एक छोटा सा होता है व्हाइट या ब्लैक कलर का, ऐसा होता है वो, देखा है? और उसमें इधर भी एक वायर निकला रहता है और इधर से भी एक वायर निकला रहता है। तो होता क्या है कि ये होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। सिलेंडर की शेप दिखाई दे रही है जैसे छोटा सा सिलेंडर हो, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस होती है ना, उसके चारों तरफ अंदर की साइड चारों तरफ वो चार्ज जो है वो चार्ज सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं। और ये बनता है जर्मेनियम का या सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में एक प्लेट इधर होती है, एक प्लेट इधर होती है, और दोनों प्लेट्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। तो जो दोनों प्लेट्स होती है ये भी सिलिकॉन की बनी रहती है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की नहीं होती। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने एक आयरन की प्लेट यहाँ लगा दी, एक आयरन की प्लेट यहाँ लगा दी, तो वो कंडक्टिंग वो नहीं होती, सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन की और जर्मेनियम की दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज को ये स्टोर करके रखते हैं। और पैरेलल प्लेट इस वजह से लगाया ताकि ना तो इधर से वो बाहर निकल सके चार्ज, ना वो इधर से बाहर निकल सके, और वर्टिकल मूवमेंट चार्ज में होता नहीं है। समझ गए? और दो तो ये एग्जांपल है। यही मतलब जैसे कभी ये खराब हो गया तो ये ज्यादा करंट स्टोर करने लगेगा और पंखे की स्पीड धीरे हो जाएगी। हाँ, ज्यादा करंट स्टोर करने लगेगा। देखो करंट तो ये स्टोर करता ही नहीं है, ये करता है चार्ज स्टोर। और सर वही चार्ज स्टोर। और जो चार्ज होता है, चार्ज भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, I is equal to Q upon T। ये क्या करेगा, उसका रेसिस्टेंस बढ़ा देता है, और रेसिस्टेंस जितना बढ़ेगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन आउटपुट अच्छा मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तभी तो बढ़ेगा ना जब ये अपने पास कुछ मतलब कुछ एक्टिविटी करेगा, जैसे या तो खुद में स्टोर करने लगेगा या फिर ज्यादा और क्या करेगा सर? देखो खुद में स्टोर तो ये करता ही करता है, खुद में स्टोर तो ये करता ही करता है। वो स्टोर किस वजह से करा जाता है, जैसे फैन है, फैन के अंदर कंडेंसर जरूर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा दूसरा है एसी, एसी में कंडेंसर होता है। और जो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनमें कंडेंसर की जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी रोक दी जाए ना, अगर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी रोक दी जाए तो ये एकदम से रुकने वाली चीज नहीं है। फैन का भी ऐसा है कि वो थोड़ी देर तक चलता रहेगा। तो होता क्या है कि इसमें कंडेंसर इस वजह से लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से फैन की बियरिंग खराब हो गई, यानी कि इनर्शिया इनर्शिया उसको इनर्शिया वो अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाया, और हमने कैपेसिटेंस उसमें नहीं लगा रखा है, कंडेंसर नहीं लगा रखा है, तो फैन एकदम से पूरी स्पीड चलते चलते एकदम से रुकेगा। और जब वो झटके से एकदम से रुकेगा ना, जैसे ब्रेक लगा दी हो, तो टूटने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं उसमें। तो इस वजह से कंडेंसर लगाया जाता है, क्योंकि कंडेंसर थोड़ा सा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो वो थोड़ा सा चार्ज फैन को सप्लाई करता है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा चार्ज सप्लाई करता है तो फैन धीरे 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 करके रुक जाता है।
सेम चीज एसी के साथ है। ओके एसी सर। अगर एकदम से लाइट चली हाँ जाएगी सर, उसका पंखा भी देख लीजिए। तो वो एकदम से बंद नहीं होता। एसी का कंडेंसर जो है वो भी आपने अगर गौर से सुना होगा, कभी ध्यान दिया हो, जो विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी में तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा जो उसका सिस्टम होता है फैन वगैरह बाहर लगा रहता है, तो वो धीरे 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 करके रुकता है। उसमें ऐसी आवाज आती है जैसे कुछ मतलब क्या बताऊं, जैसे मतलब इट इज ब्रीदिंग आउट समथिंग, कुछ गैस वगैरह कुछ ब्रीद आउट हो रहा है। तो वो कंडेंसर का काम है कि कंडेंसर उसको धीरे धीरे बंद करता है, एकदम से बंद नहीं करता। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर चार्ज को स्टोर करके रखना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने क्या कहते हैं लैपटॉप की बात करूँ, या लैपटॉप मत बोलिए आप, ज्यादा बेटर क्या होगा ऑप्शन, हाँ, अगर मैं यूपीएस। यूपीएस, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया, वो तो दूसरी चीज है। अगर मान लीजिए हम पीसी की बात करें, जो लैपटॉप नहीं, जो पहले हुआ करते थे कंप्यूटर्स होते थे, तो कंप्यूटर्स जो है उसमें भी कंडेंसर होता था कि कंप्यूटर अगर एकदम से बंद होगा, एकदम से लाइट चली गई, तो उसका मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड मेल्ट होने के चांसेस होते थे, जिसको लोग कह देते थे इसका मदरबोर्ड फूक गया, है ना, इसकी आईसी फूक गई। तो वो चीज हुआ करती थी। और कंडेंसर का वहां पर भी काम ये होता था कि पीछे एक छोटा सा फैन लगा रहता था, तो फैन तो उसको कूल डाउन करता रहता था उसके सर्किट को, और धीरे धीरे करके सिस्टम बंद होता था। और सिस्टम जो है, जब भी आप रीओपन करते थे उसको, तो सिस्टम में ये आता था, देयर आर अनसेव्ड फाइल्स ऑन टू योर डेस्कटॉप, वुड यू लाइक टू सेव इट, ऐसे करके आता था। और ये चीज आप कभी लैपटॉप में करके देख लेना, लैपटॉप को चालू करते हुए आप पीछे से एकदम से बैटरी निकाल के देखना, वो एकदम से बंद नहीं होगा। मतलब स्क्रीन तो एकदम से ब्लैकआउट हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे उसका फैन चलता रहेगा, फैन उसका कुछ सेकंड, 5 या 10 सेकंड बाद जाकर बंद होता है। ओके सर। हाँ, समझ में आ गया ना। कंडेंसर का काम ये है कि वो चार्ज को स्टोर करके रखे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रॉपर तरीके से काम करते रहें, उनमें किसी भी तरीके की कोई मैल फंक्शनिंग ना हो। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब ये देखिएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ये हो गई कि इसका मेजर काम क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखना। अच्छा, एक कैपेसिटर और होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फीयर की शेप का, बॉल की शेप का, वो सिलेबस में से हट गया है इस साल से ही हटा है वो सिलेबस में से, तो उसको करने की जरूरत नहीं सर है। अभी तो न्यूज आई है कि जून में नया सिलेबस आएगा, नहीं, वो न्यूज सही आई है बिल्कुल, वो न्यूज तो सही आई है। हमारा सिलेबस कम होगा। भाई मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस इनको कम करना चाहिए, सिलेबस कम करना चाहिए। बाकी देखिए, बाकी जो होगा सभी बच्चों के साथ होगा, जो भी एंड कंडीशन सर सभी आप के साथ होगा। पेपर लेने वाले थे। अरे हाँ, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। एक्चुअली मैंने 9th का और 10th का तो लिया था, आप लोगों का दिमाग से निकल गया। मैं कल बात करता हूँ आप लोगों से, मैं फ्राइडे वो वेडनेसडे को ले लेता हूँ, परसों। ओके सर। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नो का। ओके सर। चलिए ठीक, अब इसमें आगे नोट करेंगे आप कि if a charge q put on an insulated conductor, if charge q is put on an insulated conductor, insulated conductor का मतलब क्या है, कंडक्टर के चारों तरफ कुछ शील्डिंग हो रखी है, प्लास्टिक की या रबर की। insulated conductor, then insulated conductor of potential v, then q is directly proportional to v, q is directly proportional to v। तो चार्ज जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और q is equal to cv, where capital C is a where capital C is a proportionality constant, where capital C is a proportionality constant and is called the capacitance
That is called the capacitance of the conductor. Capacitance of the conductor. It implies that C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. So capacitance capacitance is also defined as the charge required to increase the potential of the conductor. The charge required to increase the potential of a conductor by unit amount. इस यूनिट अमाउंट का मतलब क्या है कि मेरा जो चार्ज है ये भी 1 कूलम का हो जाए और मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी 1 वोल्ट का हो जाए, तो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट ये हमारा कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा. इट्स यूनिट इज आप देखिए ऊपर कूलम में नीचे वोल्ट है. इट्स यूनिट इज कूलम और वोल्ट. इसकी यूनिट कूलम पर वोल्ट होगी और FARAD फैराड कूलम पर वोल्ट और इसी को फैराड भी बोल देते हैं. कूलम पर वोल्ट और फैराड ये होता है. सर हाँ जी सर एक बार इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसकी डेफिनेशन. हाँ अभी बता रहा हूँ मैं. इसमें है द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी से ये शब्द आया है. कैपेसिटी से कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो चार्ज को कितना अपने अंदर, वो कितनी उसकी कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करके रखने की, चार्ज को स्टोर करके रखने की. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. समझ गए? यस सर. ठीक है. अच्छा अब इसकी यूनिट जो है वो फैराड होती है और इसको लिखते हैं हम स्मॉल एफ ऐसे लिखते हैं जो यूनिट होती है इसकी. स्मॉल एफ नहीं सॉरी कैपिटल एफ. इसके बाद आप क्या करेंगे कि हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. ये मिटा रहा हूँ यहाँ से. हाँ जी हेडिंग डालिएगा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. Isolated spherical capacitor. Capacitance of an isolated spherical capacitor. आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि आइसोलेटेड है, मतलब आइसोलेटेड का मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है, दूर है. आजकल सुन रहे हैं ना आइसोलेशन सेंटर. तो आइसोलेशन सेंटर वही होता है कि आप किसी के टच में नहीं, बिल्कुल अलग कर दिया गया है आपको. तो आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब क्या है कि वो कैपेसिटर जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के टच में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है. तो हमने ये कहा यहाँ पर ये
बना लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर, ऐसे गोल बना लीजिए स्फेरिकल, और ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर को बोल दीजिए पॉइंट ओ, पॉइंट ओ। प्लस 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 प्लस, ये बनाइए ऐसे आप स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने जितने भी एरो बनाए हैं, यहाँ पर एक जगह लिख दीजिए आप क्यू। मैंने जितने भी एरो बनाए हैं बाहर की तरफ निकलते हुए, ये आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई भी हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है तो कुछ भी करिए, वो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो कंडक्ट तो करेगा ही, इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें से पास होगी ही होगी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होती है। तो ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलते हुए दिखा दिया, ठीक है। और एक बॉल की शेप में एक कैपेसिटर है जिसके चारों तरफ, जो बॉल का एक्सटीरियर सरफेस है, चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और चार्ज है प्लस क्यू। तो चार्ज प्लस क्यू का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उसके एक्सटीरियर सरफेस पर, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए और फिर थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा, बस वो लिखिएगा। कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कंसीडर, सर ये वाले सर पेज की फोटो भेज दीजिएगा, क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है भेज दूंगा मैं, वैसे रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। हाँ सर ठीक है। हाँ, कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल, consider an isolated spherical conductor of radius, isolated spherical conductor of radius capital R, full stop. The charge Q is uniformly distributed, मतलब रेडियस उसका कैपिटल आर ले लिया। हम लिखेंगे द चार्ज Q is uniformly distributed charge Q is uniformly distributed over its entire surface. Over its entire surface. Full stop. It can be assumed to be concentrated at the center of the sphere. It can be assumed to be concentrated at the center of the sphere. हमने ये मान लिया कि हमको एक कंडक्टर दे रखा है, जो हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, नेगेटिव हाँ, नहीं हो हम ज्यादातर पॉजिटिव ही लेते हैं। देखिए पॉजिटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दिखाना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता हुआ होता है। तो हमारे लिए ज्यादा आसान क्या होता है कि हम टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव ले लें। तो पॉजिटिव में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलता है, इस वजह से हम लेकर चलते हैं। जनरली आप नेगेटिव भी लेकर चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका कोई हार्ड ओके फास्ट सर। रूल नहीं। हाँ ठीक है। ये करने के बाद में हमने ये कहा कि इसका जो एक्सटीरियर सरफेस है उस पर यूनिफॉर्मली, मतलब चारों तरफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल क्यू है चार्ज, मतलब टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है।
अब वो कैपिटल क्यू बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए पूरा बड़ा जो एक्सटीरियर सरफेस है उसके 10 पार्ट्स हैं, 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम ये कहेंगे क्यूबाइटन 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 10 जगह है, तो 10 जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने कहा कि ऐसे कंडक्टर का जो चार्ज होता है ना, पूरा का पूरा चार्ज, हम ये मान लेते हैं कि वो उसके सेंटर ऑफ मास पर लोकेटेड है, सारा का सारा सेंटर ऑफ मास पर सारा कंसेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ये बीच वाला पॉइंट। तो बीच वाले पॉइंट को हमने O बोल दिया, हमने कहा कि जो चार्ज Q है वो चार्ज सारा का सारा यहाँ कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। तो अब जब चार्ज यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है तो ये जो इसका एक्सटीरियर सरफेस है, मैं इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R क्या है, ये रेडियस। तो इस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब आप नोट करेंगे, यहाँ तक नोट कर लिया दोनों तीनों ने? यस सर। यहाँ तक Yes, नोट कर sir. लिया, ठीक है। अच्छा मैं आगे चलता हूँ। अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि द पोटेंशियल, देयरफॉर जब चार्ज सारा का सारा सेंटर पर है, देयरफॉर द पोटेंशियल at any point on the surface of the sphere, at any point on the surface of sphere is V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 1/4 pi epsilon naught Q upon R। उसके बाद हम कहेंगे therefore capacitance of a spherical conductor capacitance of a spherical conductor situated in vacuum is, क्या है फॉर्मूला, Q अपॉन V, कैपिटल Q अपॉन V। तो C कितना हो गया, कैपिटल Q अपॉन V की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सवाल ये उठता है कि मैंने वैक्यूम क्यों बोला। वैक्यूम हम एक ऐसी जगह मानकर चलते हैं जहां पर किसी भी तरीके के कोई इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, कि हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर या एक स्फेरिकल कंडक्टर वैक्यूम में रखा है, क्योंकि मैं आइसोलेटेड की बात कर रहा हूँ। आइसोलेटेड मतलब सारी दुनिया से अलग है, ठीक है, सबसे अलग कर दिया। तो हमने कहा वैक्यूम से ज्यादा आइसोलेटेड कौन सी जगह हो सकती है, तो हमने बोल दिया कि सिचुएटेड इन वैक्यूम। इस वजह से अब देखिएगा कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर कौन सा पॉइंट है, आर वो वाला पॉइंट है जहां पर, सॉरी, आर जो है, आर एक डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, वो पॉइंट जहां पर सारा का सारा चार्ज लोकेटेड है, वो पॉइंट जहां पर सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है, और वो पॉइंट जहां पर मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो जितना आर ज्यादा होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, जितना आर कम होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही कम सर होगा। आर तो रेडियस है ना, आर मतलब रेडियस हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का। हाँ वही। हाँ, तो जितना आर ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जितना आर कम होगा कैपेसिटेंस भी उतना ही कम होगा। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करिएगा।
क्वेश्चन है an isolated sphere has a capacitance of an isolated sphere has a capacitance of 20 small p capital F picofarad. picofarad pico का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -12. An isolated sphere has a capacitance of 50 10 की पावर कितना -12 मैं भी लिखवा रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट है कैलकुलेट इट्स रेडियस. कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट में ये पूछ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट है इट्स रेडियस. सेकंड रेडियस पूछ रहे हैं. सेकंड how much charge should be placed on it to raise its potential to 10 की power 4 volts. How much charge should be placed on it to raise should be placed on it. How much charge should be placed on it to raise its potential to 10 की power 4 volt. 10 की power 4 volt. ये दो चीज पूछी जा रही है. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है ना वैल्यू 9 × 10 की पावर 9. ठीक है. हाँ देखिए an isolated sphere has a capacitance of 20 picofarad. तो C कितना दे रखा है 20 picofarad मतलब 20 × 10 की पावर -12 farad. कैलकुलेट इट्स रेडियस. रेडियस निकालना है. तो एक आइसोलेटेड स्फीयर के केस में कैपिटल सी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. और एन isolated sphere capital C is equal to 4 pi epsilon naught into r. ये क्या पूछ रहे हैं? रेडियस पूछ रहे हैं. तो r कितना हो गया C अपॉन 4 pi epsilon naught. ये हो गया C into 1/4 pi epsilon naught. 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू हम जानते हैं 9 into 10 की पावर 9. कैपिटल C कितना दे रखा है 20 into 10 की पावर -12 और ये हो गया 9 into सर 0.18. तो 29 का हो गया बिल्कुल ठीक 180 into 10 की पावर -3. 10 की पावर -3 का मतलब क्या हो गया 0.18 मीटर. बताइए जी क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है चले आगे. अगला देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका. हाँ जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ये मिटा लो मैं इधर से. नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10 की पावर 4 वोल्ट. तो सीधा सीधा देखिएगा चार्ज पूछ रहे हैं वही सेकंड पार्ट में. तो चार्ज क्या हो जाएगा C into V. तो कैपिटल C कितना है 20 into 10 की पावर -12 और पोटेंशियल कितना बोल रहे हैं 10 की पावर 4. तो 20 into 10 की पावर -8 क्या कूलम. बताइए जी क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? यस. Yes, sir.
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगले क्वेश्चन से पहले बस 1 मिनट रुक जाओ, जब पानी पीना है मेरे को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 spherical drops of radius 27 spherical drops 27 spherical drops of radius 3 millimeter and carrying of radius 3 millimeter and carrying 10 की power minus 12 coulomb of charge, 10 की power minus 12 coulomb of charge are combined to form a single drop, are combined to form a single drop. Full stop. Find the capacitance and the potential of the bigger drop. Find the capacitance and potential of the bigger drop. ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जो आप क्या करते थे, अगर मान लीजिए हमने एक ड्रॉप की बात करी कि कोई एक ड्रॉप है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर, हमारे पास स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं। स्फेरिकल ड्रॉप्स का मतलब यह है कि छोटे छोटे स्फीयर्स की बात करी जाए। 27 spherical drops of radius 3 millimeter and carrying 10 की power minus 12 coulomb of charge are combined to form a single drop. तो इसमें क्या है कि एक बड़ी ड्रॉप बना दी जाती है। तो आपको अगर याद होगा कि आप लोगों ने जो 9th में या शायद 10th में, हाँ 10th में आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर करा था, उसमें ये होता था कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, स्फेरिकल बॉल्स हैं 27, उनको कंबाइन करके आपने एक बड़ी स्फेरिकल बॉल बना। तो उस केस में आप क्या करते थे, आप ये कहते थे जो 27 स्फेरिकल बॉल्स की वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को आप जो बड़ी बॉल है उसकी वॉल्यूम के बराबर मान लेते थे और फिर बड़ी वाली बॉल का आप रेडियस निकाल लेते। याद है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि 27 स्फेरिकल बॉल्स जो हैं उन्हीं से मिलकर हम एक बड़ी बॉल बना रहे हैं, तो जो 27 स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम होगा वही उस बड़ी बॉल का भी वॉल्यूम होगा। ये चीज क्लियर है? बताइए, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें आप नोट करिएगा, लेट स्मॉल आर
we can let small r and capital R be the radius of small and big drops respectively. ठीक है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ bigger drop is equal to 27 times volume of smaller drop. वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, अगर याद हो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 into वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 27। सर 9 into 10 की पावर -3 आएगा। अभी बता रहा हूँ, रुको। आर क्यूब इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3r का होल क्यूब, ये हो गया। इट इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू 3r। जो छोटी स्फेरिकल ड्रॉप है ना, स्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस कितना दे रखा है, 3 मिलीमीटर। तो बड़ी वाली का रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 3 into 3, ये हो जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, 9 मिलीमीटर का मतलब क्या है बेटा, 9 into 10 की पावर -3 मीटर। अब बताओ निकेत क्या कर रहे थे, बोलो। चलो कोई बात नहीं, मत बोलो। अब है 9 into 10 की पावर -3 मीटर। अब हमें निकालना है, क्योंकि स्फेरिकल है, ड्रॉप स्फेरिकल है, तो हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। सर 81 into 10 की पावर 6 आएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जब मैं इतनी देर से पूछ रहा तब तो कुछ बोल नहीं रहे थे, अभी देख के नहीं बता। सर, वो कैलकुलेट कर रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं कैपेसिटेंस आ रहा है 10 की पावर -12। सर अच्छा एक सेकंड, देखिए अब ये है कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप। कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप। शिवांगी आवाज आ रही है? Yes, sir. एक बात बताओ, आपके वेकेशन से हुई क्या स्कूल में? सर वेकेशंस तो हो गई हैं, पर हमारी एक्स्ट्रा क्लास चालू हो गई हैं। अच्छा अच्छा मतलब हफ्ते में उन्होंने 2 बार रखी हैं, और एक दिन में मतलब वो 2 बार में 3 क्लासेस लेंगे, 2-3 क्लासेस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। यस सर। चलिए, तो कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप। अरे ये जो तुम्हारी फ्रेंड है नियति, ये तुम्हारी सेक्शन में पढ़ती है? यस सर, तो ना इसको चाहते क्या, हुए भी। अच्छा तो इसको भी रागिनी मैम ने पढ़ाया था क्या? हाँ तो तुम तो मिलकर उनका जीना आराम कर देते होगे। सर, ये ना थोड़ी शांत वाली लड़कियों में से है, ये ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर 10 की पावर -12 आ गया। 10 की पावर -12 आएगा। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप जो है, बड़ी ड्रॉप का जो मतलब वो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/9 into 10 की पावर 9। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9। तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/9 into 10 की पावर 9। समझ गए? मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर कितना है, 9 into 10 की पावर -3। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 10 की पावर -12 क्या, फैराड। ये तो कैपेसिटेंस हो गया। उसके बाद अब ये है चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप। तो हमने ये कहा कि हर एक चार्ज, हर एक जो ड्रॉप थी ना, छोटी छोटी ड्रॉप, उस पर चार्ज कितना था, हर एक छोटी छोटी ड्रॉप पर चार्ज इन्होंने दे रखा था 10 की पावर -12 कूलम। तो हम ये कहेंगे
charge on the bigger drop is equal to 27 into charge on each smaller drop. तो 27 वोल्ट आएगा क्या? बता रहा हूँ एक मिनट। 27 into, अरे रुको तो सही, 27 into 10 की पावर माइनस 12 कूलम, ठीक है? हाँ जी 27 वोल्ट है। तो चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप यानी कि ये कैपिटल Q की वैल्यू आ गई, ये कैपिटल C की वैल्यू आ गई। पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप वो तो ये हो गया, और पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो V कितना हो जाएगा भाई? C की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू क्या होती है? CD, तो V कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। 27 into 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 10 की पावर माइनस 12, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया? 27 वोल्ट। बताइए जी, समझ गए? क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, ठीक है, तो इतना कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एक दो न्यूमेरिकल और करा के फिर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस वो सारे स्टार्ट करवाऊंगा। ओके सर, ठीक है, इतना कर लीजिए। और क्या कहते हैं, आज जो है ना, आज मैथ्स की क्लास नहीं लूंगा, मैंने मैसेज डाल दिया था। ओके सर, ठीक है, चलिए जी, ओके, गुड नाइट। Good night, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Bye, sir. ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. ओके जी, गुड नाइट।